मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। सच माँ, मेरा मनपसंद गाजर का हलवा। हाँ बेटा। रवि की माँ उसे गाजर का हलवा खिला रही थी, तभी रवि के पिताजी अपने काम से लौटते हैं। पिताजी, ये देखिए, माँ ने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये लो। अरे वाह, ये इतने सारे खिलौने मेरे हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर रवि उन खिलौनों से खेलने लगता है। रवि के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। रवि, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे मौसी के गाँव जा रहे हैं। शाम तक आ जाएंगे, तब तक तुम यही खेलो। ठीक है पिताजी, आते समय मेरे लिए मिठाई जरूर लेकर आइएगा। ठीक है बेटा। इतना कहकर रवि के माता पिता पड़ोसी गांव के लिए निकल जाते हैं। सुबह से रात हो जाती है, मगर वो दोनों घर वापस नहीं लौटते। पिताजी ने कहा था वो और माँ शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तो रात हो गई है। रवि अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी दोस्त शालिनी उसके पास आती है। रवि, क्या अभी तक तुम्हारे माता पिता नहीं लौटे? नहीं शालिनी। ओह, फिर तो तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं, बस सुबह में माँ का बनाया हुआ नाश्ता किया था। इसका मतलब तुम भूखे हो? रुको, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर शालिनी अपने घर जाती है और रवि के लिए थोड़ा सा खाना लेकर आती है। चलो रवि, हम दोनों खाना खाते हैं। रवि और शालिनी खाना खाने के बाद खेलने लगते हैं। तभी रवि के पास गांव के कुछ लोग आते हैं। भोला काका, आप? रवि बेटा, तुम्हारे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये आप क्या कह रहे काका? माँ और पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सब्र से काम लो बेटा, इस दुनिया में जो आता है उसे एक न एक दिन वापस जाना ही पड़ता है। अगले दिन रवि रोते हुए अपने माता पिता की चिता को अग्नि देता है और फिर अपने घर वापस लौटता है। जमींदार साहब, आप यहाँ? रवि, तुम्हारे पापा ने 5 महीने से मेरे घर का किराया नहीं दिया, और तो और उसने मुझसे कुछ पैसे भी उधार लिए थे। तुम तो उन्हें देने से रहे, इसलिए मेरे घर से निकलो। पर मैं कहाँ जाऊँगा जमींदार साहब? ये सब मैं नहीं जानता, बस मेरे घर से निकलो। इतना कहकर जमींदार रवि को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं कहाँ जाऊँगा? रवि ये सोचते हुए नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाता है और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। सुबह हो गई है और अब मुझे भूख भी लग रही है। ऐसा करता हूँ, शालिनी के घर जाकर कुछ खा लेता हूँ। वो तो मुझे कुछ खाने को दे ही देगी। ये सोचकर रवि शालिनी के घर जाता है।
लोग पहले ही इतनी परेशानी से गुजर रहे हो, ऊपर से मैं भी यहाँ बोझ बन के आ गया। रवि ये कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? लगता है अब मुझे दर दर भटक कर लोगों से खाना मांगना पड़ेगा। रवि ये सोचकर एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। अरे आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सब्र करो। बोलो, किस लिए आए हो? चाचा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। कैसी मदद? इस संसार में मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कुछ खाने को है। मैंने यहाँ कोई अनाथालय नहीं खोला है जो मुंह उठाए चले आए हो। चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो आदमी भी रवि को धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। रवि रोते हुए वहाँ से भी चला जाता है। इसी तरह रवि लोगों से रोते बिलखते भीख मांगकर और सड़कों पर सोकर दिन गुजारता है। मैं ऐसे कब तक अपना जीवन बिताऊंगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर रवि गांव के बाजार में जाता है। मैं हिम्मत करके इस बाजार में तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे काम देगा कौन? क्योंकि मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। रवि ये सोचकर लोगों से काम मांगता है, मगर कोई उसे काम नहीं देता। वही कुछ लोग रवि से काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उसे पैसे दिए बिना ही भगा देते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे काम पर रख लें? रवि ये सोचकर फिर हिम्मत करता है और एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी नमस्ते। हाँ बच्चे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मगर क्यों? सेठ के पूछने पर रवि उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। ये तो अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं और काम करवाऊं, तो मैं मजदूरों को पैसे देने से बच जाऊंगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। सेठ जी क्या सोच रहे हैं? रवि की आवाज सुनकर सेठ होश में आता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है ना, अभी काम बंद चल रहा है, इसलिए तुम मेरा काम करना। बदले में मैं तुम्हें यहाँ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे दिया करूँगा। ठीक है सेठ जी, मेरे लिए यही काफी है कि मुझे रहने के लिए छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। फिर रवि दिन रात मेहनत और ईमानदारी से सेठ का काम करता है। एक दिन वह चावल की बोरियां उठा रहा था कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। सुनो बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ काका। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सेठ का एक नौकर वहाँ आता है और कहता है, अरे रवि, तुम यहाँ गप्पे मार रहे हो? चलो चुपचाप काम करो, वरना मैं सेठ जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं काम ही कर रहा हूँ। रवि ये कहकर दोबारा काम में लग जाता है और वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते
अरे रवि, कहाँ मर गए थे? इतनी देर क्यों लगाती? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सेठ जी, वो मैं खेतों की तरफ गया था। अच्छा, ऐसा करो, तुम कारखाने जाकर गेहूं की बोरियां रखवा दो। रवि हमेशा की तरह चुपचाप सेठ की बात मानकर कारखाने चला जाता है और गेहूं की बोरियां उठाने लगता है। तभी वही बूढ़ा आदमी दोबारा रवि के पास आता है। काका, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर तुम पर पड़ी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। ओह, अच्छा किया काका आपने। बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम ये काम छोड़कर थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं काका, मैं आराम नहीं कर सकता। अगर मैं आराम करूँगा तो आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा मतलब? काका, मैं जिस सेठ के पास काम करता हूँ वो मुझे काम के बदले खाना और रहने की जगह देते हैं। और तुम्हारी तनख्वाह? वो अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। वो सेठ तुम्हें बेवकूफ बनाकर, डरा धमका कर बिना पैसे के तुमसे काम करा रहा है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मेहनत के पैसे उससे लो। पर काका, मुझे उनसे डर लगता है, वो मुझे मारेंगे। बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक तरफ शेर था और दूसरी तरफ झुंड में ढेर सारे कुत्ते। लेकिन शेर हमेशा अकेले रहकर शिकार करता था, जबकि कुत्ते सिर्फ झुंड में रहकर भौंकते रहते थे, मगर कुछ कर नहीं पाते थे। इसलिए बेटा, शेर हमेशा शेर ही रहता है, फिर चाहे वो बूढ़ा ही क्यों न हो जाए। अब तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें शेर बनना है या इन कुत्तों के झुंड में रहना है। काका, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो, बस तुम्हें बहादुर बनना होगा। बूढ़ा आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर रवि को जोश आ जाता है और वह तुरंत सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे मेरी तनख्वाह चाहिए। कौन सी तनख्वाह? कोई तनख्वाह नहीं है मेरे पास। चले जाओ यहाँ से, जाकर काम करो। सेठ के पैसे ना देने पर रवि उसे कुल्हाड़ी दिखाकर डराता है। सेठ, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं रवि, नहीं, ऐसा मत करो। मैं अभी तुम्हारे पैसे देता हूँ। ये लो। इतना कहकर सेठ रवि के सारे पैसे उसे दे देता है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। काका ने सही कहा था, अगर इस दुनिया में जीना है तो बहादुर बनना पड़ेगा। अब उन पैसों से रवि अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है और लोगों के खेतों में काम करके पैसे जोड़ता है। अपनी हैसियत के मुताबिक वह लोगों की मदद भी करता है। फिर देखते देखते साल गुजरते हैं और रवि बड़ा हो जाता है। काश माँ और बाबा जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि बड़ा होकर मैं राजा बनूंगा। काश मैं उनके कहे इन शब्दों को पूरा कर पाता। ये सोचकर रवि अपने खेतों में काम करने चला जाता है।
मैं अभी तुम्हें पानी देता हूँ। रवि उस उल्लू को पानी पिलाता है। पानी पीकर उल्लू ठीक हो जाता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम बुल्लू है। मुझ पर जंगली सुअर ने हमला किया था, इसलिए मैं घायल होकर यहाँ गिर गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन वो जंगली सुअर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? वो दो सुअरों का जोड़ा है। वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने जंगल के सारे मासूम जानवरों को मार दिया है। अब वो यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अरे, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, और अब मैं जंगल भी नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? तुम चिंता मत करो गुल्लू, मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए आज से तुम मेरे साथ रहना। इतना कहकर रवि गुल्लू को अपने साथ ले जाता है। अब वो दोनों साथ खेतों में भी काम करते हैं। गुल्लू, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भाई, क्या तुमने सुना? उन जंगली सुअरों ने पूरे राज्य में कितना आतंक फैला रखा है। हाँ भाई, वो हमारी फसलों के साथ साथ अब तो लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी वो सब आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी रवि उनके पास आता है। अरे रवि भाई, अच्छा किया जो आप आ गए, हमें आपसे बात करनी थी। फिर वो सब रवि को सारी बात बताते हैं। आप लोग परेशान मत हो, मैं अभी महाराज से इस विषय में बात करता हूँ। रवि को राज्य के सभी लोग बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह हमेशा लोगों की सहायता करता था। साथ ही राजा भी उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह राजा की हर संभव मदद करता था। अरे रवि, तुम यहाँ? प्रणाम महाराज। जीते रहो बेटा। महाराज, मैं यहाँ आपसे एक गंभीर विषय पर बात करने आया हूँ। कहो बेटा, क्या बात है? रवि राजा को सारी बात बताता है। रवि, तुम तो जानते हो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं उन जंगली सुअरों का शिकार नहीं कर सकता, और ना ही मेरी कोई संतान है जिसके सहारे मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकूं। महाराज, फिर कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए? रवि, अगर तुम इसमें मेरी मदद करो तो शायद ये समस्या हल हो सकती है। ठीक है महाराज, मैं एक कोशिश करके देखता हूँ। इतना कहकर रवि उस गुफा की तरफ जाता है जहाँ वो जंगली सुअर रहते हैं। आज हम गांव के लोगों का शिकार करेंगे। पहले ये जो शिकार पड़ा हुआ है इसे तो खा लो, फिर नया शिकार ढूंढना। तुम चुप करो और चलो मेरे साथ। हम पहले से अपना शिकार जमा करके रख लेते हैं ताकि हमें बार-बार शिकार पर न जाना पड़े। वो दोनों सुअर अभी बात ही कर रहे थे कि तभी रवि उन्हें देखकर सोचता है, ये दोनों सुअर तो बहुत ही खतरनाक हैं। इन्हें बहुत सावधानी से अपनी बातों में फंसाना होगा। इतना सोचकर रवि उन सुअरों के पास जाता है। दादी, वो देखो, हमारा शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। सही कहा तुमने।
मेरा नाम रवि है। मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने आया हूँ। कैसी बात? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग राज्य के लोगों को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हो? हमारी मर्जी, हम चाहे जिसका शिकार करें। और आप तो कुछ देर में तुम भी हमारा शिकार बनने वाले हो। अभी वो दोनों सुअर रवि का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी एक जहरीला सांप उनकी तरफ बढ़ता है। बचाओ! 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 कोई हमारी मदद करो! तुम लोग डरो मत, मैं अभी इस सांप से निपटता हूँ। इतना कहकर रवि अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उस सांप पर हमला कर देता है। हमने तुम सबको इतना नुकसान पहुंचाया, तुमने फिर भी हमारी जान बचाई। हाँ, आखिर क्यों तुमने हमारी जान बचाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग जिंदा रहकर अपनी गलती को सुधारो। हमें माफ कर दो, हमने राज्य के लोगों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है। हम वादा करते हैं कि अब हम कभी राज्य के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रवि खुशी-खुशी राजमहल जाता है। आओ रवि, क्या खबर लाए हो? महाराज, बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। और फिर रवि राजा को गुफा में हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है। मैं जानता था रवि बेटा कि इस पूरे राज्य में इस समस्या का समाधान कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, और तुमने ये सच में कर दिखाया। महाराज, आपने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो हमेशा से मेरे भरोसे के लायक थे, और आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। इसलिए मैं तुम्हें आज से इस राज्य का अगला राजा घोषित करता हूँ। मगर महाराज, मैं कैसे? रवि, तुम तो जानते ही हो मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें राजा बनाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन फिर राज्य में इतनी बड़ी समस्या आ गई, और उस समस्या को हल करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस राज्य के अगले राजा बनने के लायक हो।